मेन हिस्ट्री क्या है आपको लेटर वैदिक पीरियड से, यानी वैदिक जब आर्यंस आए बिहार में, वहां से मेन बिहार की हिस्ट्री स्टार्ट होती है ना। और उस प्रोसेस को कहा जाता है आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार। तो स्टार्ट कहां से होगा, हेडिंग दे दीजिएगा आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार। आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार का मतलब क्या हुआ, हाँ, आर्यंस का आगमन और कैसे आर्यन यहाँ पे बसे, कैसे बिहार में अपना इन्फ्लुएंस स्थापित किया, है ना, इसको कहा जाता है आर्यनाइजेशन बिहार। तो आर्यंस जो आए इंडिया में, सबसे पहले किस रीजन में बसे, भारत के किस रीजन में रहे, नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब वाले रीजन में, जो पंच नदी था उस रीजन में उन्होंने वो बसे। लेकिन धीरे धीरे वो ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इंडिया का मैप आपके दिमाग में है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट होते चले गए। क्यों शिफ्ट हुए, बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में था एग्रीकल्चर का सोर्स था, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण अब उन्हें और भी एग्रीकल्चर लैंड की जरूरत थी। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड की तलाश में वो ईस्ट की तरफ, यानी बिहार यूपी की तरफ बढ़ते गए, ठीक है। और इसमें उनकी मदद किसने की, आयरन एज आपने पढ़ा होगा 1000 BC से लेकर 600 BC या 400 BC तक माना जाता है। 1000 BC से आयरन का इन्वेंशन हुआ 1000 BC में, यानी लेटर वैदिक पीरियड जैसे ही स्टार्ट होने वाला था उसी समय आयरन का डिस्कवरी हुआ। और ये जो पूरा रीजन था आपका बिहार यूपी, ये सारा वो कैसा था, जंगल, फॉरेस्ट था। तो चूंकि ये लैंड की तलाश में आगे बढ़ रहे थे, लैंड इन्हें चाहिए था, फर्टाइल लैंड, तो इन्हें दिखा कि गंगा वाला रीजन था, गंगा के रीजन के पास अच्छा एक फर्टाइल लैंड मिल सकता है, लेकिन वो रीजन पूरा क्या था, फॉरेस्ट एरिया था। लेकिन उसी समय एक्सीडेंटली आयरन की डिस्कवरी हुई, है ना, और आयरन की डिस्कवरी ने इन्हें काफ़ी मदद किया। आयरन के इम्प्लीमेंट से ये जंगल को साफ करने में ये पॉसिबल हो पाया, आयरन की मदद से, ठीक है, आयरन से बने औजार की मदद से। और ये धीरे धीरे आयरन औजार से बने जंगल को साफ करते करते ये गंगा की तरफ आगे बढ़े, है ना, और बिहार यूपी वाले रीजन में, और इसी को बोला जाता है आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार। तो ऐसा एक कहानी है, ये मान्यता है, पता नहीं सच्चाई इसमें क्या है, कि एक आर्यन किंग था, मैं बताऊंगा नाम आपको। वो आर्यन किंग धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो एक गंडक नदी है, ठीक है, गंडक नदी है, तो गंडक नदी के पास वो एक फायर लेकर आगे बढ़ रहा था, फायर के साथ। तो गंडक नदी के पास जैसे ही पहुंचा, वो फायर जो था बुझ गया, ठीक है, फायर ने मना कर दिया आगे बढ़ने से, मतलब गंडक नदी को पार करने से मना कर दिया, जो गंडक को उस समय सदा नीर बोला जाता था। तो वो जो किंग था, जो आर्यन किंग थे, जो आ रहे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया फायर से, अग्नि देवता से, ऐसा मान्यता है कहानी। तो अग्नि देवता मान गए और उन्होंने गंडक नदी को पार किया, और ये राजा भी पार किया, ठीक है, जो आर्यन किंग था। और गंडक नदी को पार करते ही, गंडक नदी के किनारे ही इन्होंने सबसे पहला, बिहार में सबसे पहला सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया, और उसका नाम था विदेहा, जिसको मिथिला भी बोला जाता है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, यही आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार था। जो आर्यंस जो किंग था वो अपने साथ आया, उसके साथ पुरोहित था, अग्नि देवता थे। तो जैसे ही गंडक नदी के किनारे पहुंचे, अग्नि देवता ने रिफ्यूज कर दिया आगे जाने से, मतलब कुछ भी रीजन रहा होगा। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्हें मनाया अग्नि देवता को, और अग्नि देवता फिर आगे गए उनके साथ, राजा के साथ। गंडक नदी को जैसे ही पार किया उन्होंने, जो उस समय सदा नीर बोला जाता था, वहाँ पे गंडक नदी के किनारे ही उस साइड, ठीक है, बिहार वाले साइड में, उन्होंने वहाँ एक सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया। सेटलमेंट का मतलब गांव, एक बस्ती, है ना, एक बस्ती स्थापित किया। और उसी को, वही पहली बस्ती थी बिहार में, वो था विदेहा, जहाँ पे आर्यंस ने अपना सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया, है ना, विदेहा, जो कि मिथिला रीजन से। अब देखिए एंशिएंट, और क्या हमने पढ़ा, सर जो फायर लिफ्ट ऑफ हुआ था, तो मतलब कि जब ऑफ हो गया तो इसलिए लोग को रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा, जो फायर लिफ्ट इसीलिए तो फायर जब ऑफ हो गया, मतलब अग्नि देवता नाराज हो गए, और अग्नि देवता नाराज हो गए तो आगे नहीं बढ़ सकते थे अंधेरे में,
है ना। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ऐसे भी मान्यता था कि अग्नि देवता अगर रुष्ट हो गए फिर तो फायर कोई काम नहीं हो गया सकता। होगा, लाइट का काम कर रहा होगा ना, हाँ हाँ लाइट का काम करता है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। जानवर लाइट से देखिए बचाता दो भी तरह होगा। की चीजें हैं, एक तो लाइट का भी काम कर रहा था, रास्ता दिखा रहा था, और ऐसा माना जाता था कि अगर अग्नि देवता रुष्ट हो गए तो कोई काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि उस समय नेचर को ही पूजते थे। आर्यंस क्या थे, नेचर की ही पूजा करते थे, अग्नि को ही मानते थे, फिर इंद्र की पूजा करते थे। तो अग्नि जब बुझ गई तो उन्हें लगा कि अग्नि देवता रुष्ट हो गए, तो उन्हें मनाया उन्होंने, और मनाने के बाद फिर अग्नि जलने लगी। ऐसा कहानी है, मान्यता है। तो फिर ये लोग पार किए गंडक नदी को, सदानीर को, और वहाँ पे उन्होंने पहला सेटलमेंट किनारे पार करने के बाद किनारे में पहला सेटलमेंट स्टैब्लिश किया। उस सेटलमेंट का नाम था विदेहा, यानी मिथिला, जो आज का मिथिला का रीजन है। ठीक है, ओके। और हमने क्या पढ़ा कि एंशिएंट बिहार में, मतलब उस समय लेटर वैदिक पीरियड में बिहार 4 मेजर डिवीजन में, मेजर पार्ट में डिवाइड था। 4 मेन रीजन थे वहाँ पे। कौन कौन थे रीजन? विदेहा यानी मिथिला, दूसरा रीजन था वैशाली, तीसरा रीजन था अंग, और चौथा रीजन था मगध। ठीक है, ये 4 रीजन थे। लेटर वैदिक पीरियड में बिहार 4 रीजन में बटा हुआ था। आपने महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में। 16 महाजनपद थे लेटर वैदिक पीरियड में, है ना। 6th सेंचुरी BC जैसे ही खत्म होता है वैसे ही 16 जनपद का उद्गम हुआ, है ना। और उन 16 जनपद में से 3 महाजनपद, 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में था। इन दोनों, ये दोनों एक ही महाजनपद में थे, वो था बज्जी। ये खुद एक महाजनपद था, अंगा, और ये भी एक महाजनपद था। यानी इस तरह से 3 महाजनपद थे बिहार में। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद। विदेहा यानी मिथिला, ये क्या लिखा हुआ है? विदेहा, लिख लीजिए। विदेहा वाज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा। विदेहा वाज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा, यानी गंगा के उत्तर में, है ना। और प्रेजेंट टाइम में भी मिथिला कहाँ है? गंगा के उत्तर साइड में, है ना। उत्तरी बिहार में बोलते हैं, नॉर्दर्न बिहार बोलते हैं उसको। गंगा के उस पार को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न बिहार। इस पार को बोलते हैं साउदर्न बिहार, ये ध्यान में रखिएगा। ओके ठीक है, नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा। दूसरा पॉइंट है, द डायनेस्टी ऑफ विदेहा वाज डिसेंडेड फ्रॉम इक्ष्वाकु सन निमि और नेमि विदेहा, हु इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, तो जो डायनेस्टी स्टार्ट की गई, पहली डायनेस्टी वो विदेहा रीजन में, क्योंकि पहला सेटलमेंट बिहार में कौन सा था? विदेहा। तो वहां जो डायनेस्टी स्टार्ट की गई वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई? इक्ष्वाकु सन निमि विदेहा, नाम था निमि विदेहा। और ये किसका सन था? इक्ष्वाकु का। इक्ष्वाकु आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था इक्ष्वाकु एंशिएंट टाइम में? नहीं पढ़ा? एंशिएंट नहीं पढ़ी आपने? नहीं पढ़ाया गया? इक्ष्वाकु तो इंपॉर्टेंट है। इक्ष्वाकु एंशिएंट टाइम में एक डायनेस्टी थी, है ना, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में। तो ये जो इक्ष्वाकु था ये पूरे इंडिया पे रूल करता था, कुछ टाइम के लिए ही रहा ये डायनेस्टी पूरे इंडिया पे। और इसी का इक्ष्वाकु का ही बेटा था निमि विदेहा, उसका नाम ही था निमि विदेहा, और उसी के नाम पे बिहार में पहला सेटलमेंट विदेहा रखा गया और डायनेस्टी विदेहा डायनेस्टी स्टार्ट हुई। ठीक है, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। निमि विदेहा नाम था उसका, निमि सिर्फ नहीं, निमि विदेहा, और या इसी को नेमी बोलते थे, निमि को ही नेमी भी बोलते थे, लेकिन पूरा नाम क्या था? निमि विदेहा। और इसी के नाम पे विदेहा रीजन का नाम रखा गया, सेटलमेंट का नाम विदेहा रखा गया, और ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई। कौन सी डायनेस्टी? विदेहा डायनेस्टी। फाउंडर कौन था? निमि विदेहा। एकदम ध्यान में रखना है, एकदम क्लियर। कोई भी दिक्कत हो फिर से पूछिए।
एक एक पॉइंट को समझते जाना है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि द डायनेस्टी ऑफ विदेहा वाज डिसेंडेड फ्रॉम, डिसेंडेड मतलब नीचे की ओर जाना। तो निमि विदेहा पहला किंग था, उसके बाद इसके जितने भी सन हुए वो डायनेस्टी आगे बढ़ती गई। जैसे कि देखिए मौर्य डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? साम्राज्य। कोई किंग जब किसी साम्राज्य की स्थापना करता है तो उसी के नाम से वो डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मौर्यन डायनेस्टी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी स्थापना की, तो मौर्य के नाम पे ही मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। अब नीचे जितने भी किंग होंगे वो मौर्यन डायनेस्टी का ही माना जाएंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, तो बिंदुसार भी मौर्यन डायनेस्टी का माना जाएगा। उसके बाद अशोका भी मौर्यन डायनेस्टी का। तो ऐसे डिसेंडेंट होता है, डिसेंडेंट मतलब नीचे की ओर जाना, है ना, नीचे की ओर चलता है। तो फाउंडर किया यहाँ पे निमि विदेहा, इससे इसके नाम से डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, विदेहा डायनेस्टी। अब इसके जितने भी सन हो गए इसी डायनेस्टी में माने जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका बेटा था, हिज सन मिथि जनक, इसका नाम था मिथि जनक। हिज सन मतलब निमि विदेहा का जो सन था, हिज सन मिथि जनक इज सेड टू बी फाउंडेड द सिटी ऑफ मिथिला। निमि विदेहा का जो बेटा था उसका नाम क्या था? मिथि जनक। मिथि जनक, और मिथि जनक को माना जाता है कि उसने मिथिला सिटी को फाउंड किया, हाँ इस्टेब्लिश किया। मिथिला, उसमें मिथिला सिटी हुआ करती थी, अभी तो मिथिला रीजन था, उसमें कोई सिटी था मिथिला सिटी, और उसको फाउंड किया किसने किया? मिथि जनक, जो किसका बेटा था? निमि विदेहा का बेटा था, और जो किस डायनेस्टी की था? विदेहा डायनेस्टी का ही था। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई कि हिज नेम जनक, इसका नाम था जनक, ये नाम था मिथि जनक, डायनेस्टी तो था विदेहा। इसी के नाम पे आगे जितने भी फैमिली मेंबर हुए वो फैमिली का ही नाम हो गया जनक। मतलब जितने भी किंग हुए आगे सबका नाम के आगे जनक लगने लगा। आपने पढ़ा होगा रामायण में कि सीता जनक की बेटी थी। अब वो जनक तो फैमिली है, उसमें भी अलग अलग किंग होंगे। एक मिथि जनक पहला था जनक नाम से, उसके बाद जो आगे जो हुए होंगे सबका नाम के आगे जनक लगता चला गया, राजा जनक। टाइटल होता चला गया जनक। तो सीता भी जनक की बेटी थी, अब उसमें भी कोई जनक हुए होंगे, आगे हम लोग देखेंगे। याद है, समझ में आ गया? लिख लीजिए। मिथिला विद्या में तो बहुत सारा मिथिला रीजन होता है, जिसमें से मिथिला सिटी इसका बेटा खो जाता है, मिथि जनक। हाँ, उस समय सिटी हुआ करता था, मिथिला नाम से सिटी, वैशाली नाम से सिटी हुआ करता था, है ना। अब जैसे देखिए पटना तो डिस्ट्रिक्ट है ही, लेकिन पटना शहर भी तो है, जगह भी तो है, सिटी भी तो है। उसी तरह मिथिला रीजन तो था ही, लेकिन एक मिथिला सिटी भी तो हुआ करता होगा। जैसे सर पटना का खोज तो हो गया, अब जैसे बाद में दानापुर खोजा गया था। पटना मान लीजिए दीघा तक ही होगा, आगे दानापुर का खोजा गया, उसी तरह होगा मिथिला। हाँ, वैसे तो मिथिला नाम से जो सिटी था उस समय, वो मिथि जनक ने उसको फाउंड किया था। और बाद में जो फैमिली हुई उनकी, जो आगे की फैमिली, उनका बेटा पोता जो भी हुआ, उसके नाम के आगे जनक हो गया, फैमिली का नाम ही जनक हो गया। ठीक है, जो भी होता था उसके नाम के आगे जनक लगता था टाइटल के रूप में। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट चलते हैं, लिख लीजिए आराम से। नेक्स्ट लिखिए, फैमिली नेम ऑफ डायनेस्टी, they were also called Videha from their kingdom from their Videhas from their kingdom
विदेहा एंड मैथिलास, मैं इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैथिलास, मैथिलास, हाँ बोलिए, बता रहे हैं, पहले लिख लीजिए, हाँ समझा रहे हैं, पहले लिख लीजिए, ठीक है। एंड मैथिलास फ्रॉम देयर कैपिटल मिथिला। एक एक पॉइंट को समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। मतलब क्या नाम है सर, विदेहा का कैपिटल मिथिला था। देखिए मिथिला, अभी तो मैंने आपको बताया कि उनके फैमिली का नाम ही जनक हो गया, यानी जितने भी लोग होंगे क्या बोलेगा, जनक फैमिली से हैं। एक तो बताया मैंने, क्यों, क्योंकि मिथि जनक, उन्होंने मिथिला को फाउंड किया और उसके बाद उनके फैमिली का नाम जनक हो गया, है ना। जितने भी लोग हैं उनके नाम के आगे जनक लगेगा, या बोला जाएगा जनक है ये लोग ना, राजा जनक। उसके अलावा इन्हें विदेहास भी बोला जाता था, विदेहास, यस लगा हुआ है, विदेहास। विदेहास क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये विदेहा डायनेस्टी से थे, डायनेस्टी तो इनका विदेहा ही चल रहा था, लेकिन जनक ने, मिथि जनक के नाम पे जनक नाम हो गया सारे फैमिली का, लेकिन इन्हें विदेहास भी बोला जाता है, क्यों, फ्रॉम देयर किंगडम, मतलब किंगडम के नाम के कारण, है ना। एंड मैथिलास, मैथिलास भी बोला जाता है, तो कहीं भी नाम रहे जनक, विदेहास या मैथिलास, सब एक ही लोग थे, ठीक है। मैथिलास क्यों बोला जाता है, क्योंकि विदेहा का कैपिटल था मिथिला सिटी, जिसे किसने डिस्कवर किया था, मिथि जनक ने, तो मैथिलास भी इन्हें ही बोला जाता था, और उसी का अपभ्रंश कर करके अभी बोला जाता है मैथिली, है ना। तो ये याद रखिएगा, विदेहास भी बोला जाता था उन्हें, मैथिलास भी बोला जाता था, और जनक भी बोला जाता था। समझ में? जनक तो सर फैमिली डायनेस्टी हुआ ना, क्या? अच्छा, ह्यूमन बीइंग जो उसमें रहते थे, जो फैमिली में, उसको कहा जाता था, या तो विद्यास कहा जाता था, बोला नहीं जाता है, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, एक पूरे कम्युनिटी को ही बोला जाता है ना, पूरे फैमिली को ही बोला जाता है ना। मतलब शुक्ला, जैसे हम लोग शुक्ला है, तो हमारी फैमिली को क्या बोलेगा, शुक्ला। उसी तरह वो जनक थे, उनका टाइटल जनक हो गया, तो जनक बोला गया। इसके अलावा उन्हें विदेहास भी बोला गया, क्योंकि वो विदेहा डायनेस्टी से थे। मिथिलास भी बोला गया, क्योंकि उनका कैपिटल था मिथिला। पटनाइट्स नहीं बोला जाता है, पटनाइट्स, पटनाइट्स का मतलब क्या होता है, पटना में रहने वाले। उसी तरह मिथिलास का मतलब जो मिथिला में रहते हैं, सिंपल सा बात है। दिल्लीहाइट, ये सब कॉमन भाषा है। दिल्लीहाइट्स का मतलब जो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई वाला को मुंबई कर्स, यस राइट। तो इस तरह से नाम होता है ना, कुछ नाम होता है जहां आप रहते हैं उसके हिसाब से, तो ये नाम था जहां पे वो रहते थे उसके हिसाब से। कुछ नाम होता है आपके डायनेस्टी के हिसाब से, जैसे आपका भी कुछ वंशज होगा, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी होता है ना, तो उसके नाम से, तो वो नाम था विदेहास। जनक उनका टाइटल हो गया, जैसे शुक्ला मेरा टाइटल है, तो जनक उनका टाइटल हो गया, है ना, क्योंकि मिथि जनक के ही वो आगे लिनिएज थे। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो सर मतलब ये जो किंग का फैमिली है उसे बोला जाता था ना, या तो विदेहास बोला जाएगा, या तो मिथिलास बोला जाएगा, तो किंग का फैमिली उसको ना, हाँ उन्हीं को। दे तो लिखा हुआ है, दे मतलब जो किंग की फैमिली थी, किंगडम जो था उनका, किंग की फैमिली मतलब क्या, किंगडम, जो उनका किंगडम चल रहा था, है ना। मैथिलास, ओके। किंगडम के भी लोग को बोला जाता था ना सर, क्या किंगडम में जो लोग थे उसको भी बोला जाता था ना। हाँ, किंगडम में जो लोग थे उनको ही बोला जाता था। ठीक। ओके, फैमिली ध्यान में रखिएगा, फैमिली को देखिए। सिरध्वज जनक, ये नाम है सिरध्वज जनक। who was
द 23rd श्रीध्वज जनक who are the 23rd king married his, देखिए यही जनक थे, राजा जनक सीता के पिता, married his adopted daughter to राम। हो गया ना क्लियर? सीता किसकी बेटी थी? क्लियर हुआ? सीता किसकी बेटी थी? श्रीध्वज जनक। जनक टाइटल हो गया सबका, अब जनक टाइटल हो जाएगा। मिति जनक के बाद दूसरा किंग हुआ, जितने उनके फैमिली में होंगे सबका टाइटल ही जनक होगा। मेरे जैसे मेरा शुक्ला है, तो जितने भी मेरे बेटा जो भी होंगे, मेरे भैया के बेटा, सबका शुक्ला टाइटल हो जाएगा, इनका भी शुक्ला जनक टाइटल हो गया। और ये मतलब कि पहला तो किंग था, पहला किंग, और 23rd पे ये होगा। हाँ, 23rd किंग था। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, तो ध्यान में रखिएगा। ये 23वां राजा था, ऐसे पूछ लेगा ना कि फादर ऑफ सीता वाज ऐसे करके, है ना, 23rd, 24th, 26 ऐसे करके। तो 23rd किंग थे। उन्होंने अपने एडॉप्टेड डॉटर को राम से विवाह किया। एडॉप्टेड माना जाता था उनको, माना जाता था कि वो हल चला के, हल को खुदाई में उन्हें मिला था, है ना। सीता का मतलब क्या होता है? मीनिंग उसका, सीता का मीनिंग ही होता है वो जिससे जुताई करते हैं ना, हल। हाँ, उसी को सीता बोलते हैं ना। तो इसलिए उनका नाम सीता रख दिए थे। वो हल चलाते हुए मिली थी, और एडॉप्टेड ही बोलेंगे उसको, अपनी बेटी तो नहीं थी, एडॉप्टेड ही बोलेंगे। और उसका विवाह इन्होंने राम के साथ किया। ठीक है, नेक्स्ट। और राम जो थे, यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, राम who was the son of राजा दशरथ। दशरथ बोला जाता था इनको, दशरथ एक साथ चला सकते थे। दशरथा इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। और कोसला, कहाँ के किंग थे? कहाँ के किंग थे? राजा दशरथ। राम कहाँ के किंग थे? किस डायनेस्टी, किस महाजनपद के था? कौशल। कोसला, हिंदी में कौशल बोला जाता है, कौशलपुर राजा। ये कहाँ पे पड़ता है सर? ये वाला ये जनपद, अवध जो रीजन है, अयोध्या वाला सब रीजन, उधर वाला ईस्टर्न यूपी। अच्छा, ये तो हाँ सर, ये महाजनपद था सर। कौशल तो था ही ना, पढ़ाए थे ना आपको। कौशल तो 16 महाजनपद में ये भी था ना। कौशल पढ़ाए, एंशिएंट में नहीं पढ़ाए थे कि अजातशत्रु क्या किया था? कौशल नरेश उसके मामा लगते थे। कौशल से काशी को ले लिया था अजातशत्रु, फिर बाद में कौशल पे भी कब्जा कर लिया। कौशल में सर सिर्फ अयोध्या की, इंग्लिश में कौशला लिखा जाता है, लेकिन कौशल हिंदी में बोलते हैं। अयोध्या रीजन हो जाएगा ना सर? रामा। इंग्लिश में देखिए, ऐसा इसलिए कि जो अंग्रेज थे वो ऐसा ही प्रोनाउंस करते थे, हर में अ लगा देते थे। अरे राम को बोलते थे रामा, वो स्पेलिंग भी हो गया वैसा। वो अंग्रेज सब का ये सब देन है। हिस्ट्री तो अंग्रेज ही लिखे हैं ना, मैक्सिमम हिस्ट्री तो अंग्रेज ही लिखे हैं। अच्छा सर, एक चीज और पूछना है, जो 16 महाजनपद इनिशियल। अच्छा सवाल। एंशिएंट हिस्ट्री तो बहुत पहले है, ऐसे बोला जाता है। देखिए हिस्ट्री में भी, अच्छा क्लास, ये बिहार वाला, ये तो आज ही से स्टार्ट हुआ है ना मेन। ये सब एंशिएंट इंडिया में पढ़े हैं, आपका नहीं हुआ है एंशिएंट इंडिया।
ये लोग पढ़ चुके हैं एंशिएंट वाला। अरे आपका अभी फ्रेश स्टार्ट हुआ है ना, आज से पहला क्लास है, आप जो पढ़ रही हो वही पढ़ रही है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे ना। जो लोग का छूटा हुआ था बिहार स्पेशल वो कर रहे हैं इसमें, बिहार स्पेशल का जो का छूटा हुआ था बिहार स्पेशल, उसके लिए नहीं, ये फ्रेश बैच है एकदम, आज ही से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो सर मैं ये बोल रहा, जो 16 महाजनपद थे उसमें से ये कौशला जो उसी 16 में थे ना, बाद में तो बहुत सारा महाजनपद इंक्रीज हुआ था। हाँ क्या बोल रहे हैं? लेकिन ये इनिशियल वाले में ही थे सर, इनिशियल में 16 महाजनपद थे। हाँ हाँ हाँ, तो उसी में ये था ना, क्योंकि बाद में तो और भी महाजनपद इंक्रीज हुए थे ना। यस यस यस, हाँ ये वजह, क्योंकि 16 के बाद और भी इंक्रीज हुए थे महाजनपद। लेकिन मेजर 16 महाजनपद ही माना जाता है। हाँ तो उसी मेजर में ये था कौशला, ठीक। तो ये तो सर अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया ना, ईस्टर्न की तरफ हो गया ना, गोरखपुर के आगे थोड़ा सा अयोध्या, वहां से 120 किलोमीटर है। ईस्टर्न है, ईस्टर्न यूपी है। हाँ ईस्टर्न यूपी हो जाएगा। गोरखपुर, अयोध्या, अवध वाला जो रीजन है, हाँ ये सब सर आ जाएगा मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के आसपास से आयो। इसका राजधानी था काशी, कौशल का राजधानी था काशी या बनारस राजधानी था, बनारस भी था राजधानी। क्या वो सब देखेंगे अब, देखिए ठीक है। तो ये किसके बेटे थे? राजा दशरथ। कहाँ के राजा थे? कौशल के। ओके, एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इसमें, इस पूरी डायनेस्टी में टोटल 53 किंग हुए, ठीक है। इन ऑल देयर वेयर 53 kings in this dynasty. There will be 53 kings, टोटल कितने राजा हुए? 53, ये ध्यान रखना है। 50। 53 किस किंगडम में? हाँ विदेहा किंगडम, विदेहा डायनेस्टी में। सर मतलब कि सर जो राम थे, राम जी जो है, या सीता जो थे, या दशरथ थे, ये सब ओरिजिनल में किंग क्यों था, लेकिन इसको भगवान का रूप बाद में लोग दे दिया। ये जो रामायण महाभारत लिखा गया, पात्र कुछ मतलब मैक्सिमम पात्र थे, एग्जिस्ट करते थे, बट वो एपिक बोला जाता है। एपिक मतलब होता है ग्रंथ, मतलब कहानी के रूप में कुछ नया, कुछ कहानी की जोड़ा गया। यहाँ पे जैसे अशोका को पढ़े हैं सर, जैसे उसी तरह ये भी थे ना, मतलब ये किंग एस्टैब्लिश था, मतलब ये था डायनेस्टी में चल रहा था। राम गांधी को सर 2000 साल बाद पूजने लगे तो अलग बात है। हाँ, लेकिन उनके फिक्शन बना के, काल्पनिक बना के कहानी के रूप में यहाँ गए, ऐसे किए, उद्धार किए, राक्षसों को मारे, है ना। तो ये लेकिन मतलब ये किंग था, मतलब ये समझे। हाँ किंग तो थे ही, राम तो किंग थे ही, अयोध्या के राजा थे राम, दशरथ के। अशोका की तरह थे, उसको ऐसे कहानी में बना दिया कि जैसे किंग था, नहीं गॉड था डायरेक्ट। ओके ठीक है, तो टोटल कितने थे? 53 किंग थे इस डायनेस्टी में। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखिए, ग्रंथ महाकाव्य बोला जाता था इसे, महाग्रंथ या महाकाव्य। ये सर एग्जाम में पूछेगा ना सर, कितने किंग्स थे? क्या पूछेगा एग्जाम में? कितने किंग्स थे? हाँ पूछ सकता है ना, जानने में क्या है, पूछ सकता है। बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। बीपीएससी कोई भी फैक्ट पूछ सकता है, फैक्ट के लिए ही तो जाना जाता है वो, और वो भी हिस्ट्री में, बिहार हिस्ट्री से कुछ भी पूछता है। इसलिए जितना मैक्सिमम हम लोग कर ले वो ज़्यादा अच्छा है। तो सर ये राम और अशोका ही सब तो आसपास के ही हुए सर, लोग तो भेंट एक दूसरे से किया ही होगा। हाँ मतलब ये ह्यूमन बीइंग था। तो ओके नेक्स्ट लिखिए। इन द 6th century BC, in the 6th century BC, before the rise of Buddhism, before the rise of Buddhism,
Buddhism. Before the rise of Buddhism, the Videha monarchy became insignificant. तो पहला तो 600 BC आएगा, फिर 500 BC आएगा, है ना। तो 6 सेंचुरी BC करने का मतलब 600 BC से लेकर 500 BC। और लेकिन अगर AD कहेंगे 6 सेंचुरी AD तो क्या होगा? पहले वाले से लेकर बाद वाले को लेना है। 600 से नहीं, 500 से 600। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आफ्टर क्या होता है? ये क्लियर है ना ये सब? आफ्टर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? एडी का फुल फॉर्म क्या हो गया सर? एडी एमिनो डोमिनी फुल फॉर्म क्या कीजिएगा? एमिनो डोमिनी का मतलब होता है जिस साल जीसस का बर्थ हुआ। एमिनो डोमिनी मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, और उससे पहले बिफोर क्राइस्ट। एमिनो डोमिनी का मतलब जिस साल जीसस का बर्थ हुआ, ग्रीक भाषा में बोला जाता है वो। बस आपको ये समझना है कि 6 सेंचुरी BC अगर बोल रहा है तो क्या लेंगे? 600 BC से लेकर 500 BC, एक पहले लिया जाता है, पिछले वाला जो शतक है वो लिया जाता है। और 6 सेंचुरी AD अगर बोल रहा है तो 500 AD से लेकर 600, पहले वाला जो शतक जो चल रहा है। तो इन द 6 सेंचुरी BC यानी 600 BC से लेकर 500 BC के बीच में बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 500 समथिंग, है ना, यानी इसी बीच में आएगा, इसी बीच में आएगा इधर, है ना। तो 6 सेंचुरी BC में क्या हुआ? बिफोर द राइज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के राइज होने से पहले, मतलब बुद्धिज्म का जब उत्थान हो रहा था, मतलब बढ़ रहा था, उससे पहले ही विदेहा मोनार्की खत्म होने लगा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिसका कोई महत्व नहीं। सिग्निफिकेंट मतलब जिसका महत्व, इनसिग्निफिकेंट का मतलब जिसका महत्व नहीं है, मतलब महत्वहीन होता चला गया, महत्वहीन होता चला गया, इनसिग्निफिकेंट, है ना। क्यों होता चला गया? क्योंकि जनक जो डायनेस्टी था, ठीक है, जनक जो डायनेस्टी था या विदेहा डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, तो वो खत्म हो गया। मतलब लास्ट, ये कब कैसे खत्म होता है? जैसे कोई लास्ट किंग है, उसको मार दिया, या उसका कोई संतान नहीं हुआ, या हुआ भी तो वो संन्यास ले लिया, कुछ भी। हाँ, एबल किंग नहीं हुआ। मोनार्की मतलब साम्राज्य हो गया ना सर? नहीं, मोनार्की मतलब साम्राज्य नहीं होता है, साम्राज्य किंगडम होता है या डायनेस्टी होता है साम्राज्य। मोनार्की का मतलब होता है राज व्यवस्था। मोनार्की मतलब राज्य व्यवस्था, मतलब राजा का सिस्टम,